लीग नून जो है वो कह रही है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो इलेक्शन की तैयारी करें, और ये दरअसल पहले ही इनको पता है कि हमने हार जाना है, इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा अहम मसला है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांगी जाती है। तो इस मामले का ताल्लुक दरअसल हमारे इलेक्शन के सिस्टम के साथ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन जो है वो रिग होता है, उसमें धांधली होती है। वो क्यों होती है कि पाकिस्तान में कानून की और आइन की बालादस्ती नहीं है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये सबको कैसे मिल सकती है, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इसका जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक दफा नहीं 2-3 दफा दे चुकी है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए सियासत में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका किरदार खत्म किया जाए। आज तहरीक इंसाफ मजलूम है और मुस्लिम लीग नून जालिम है, और इसकी वजह क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे पास मौजूद है ये जजमेंट जो है, ये डिटेल्ड जजमेंट ऑन असर खान केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं जो भी बातें आपके सामने अभी करूंगा वो सारी की सारी इस जजमेंट में लिखी हुई है। लेकिन मैं आपको पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। ये जो जजमेंट है जी सुप्रीम कोर्ट की, ये 1990 का जो इलेक्शन था, ये उसमें रिगिंग के बारे में ये जजमेंट है। अब जो 1990 का इलेक्शन था ये कैसे हुआ था, 6 अगस्त 1990 को उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक खान, उन्होंने बेनजीर भुट्टो साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया था, और उन्होंने उनको बरतरफ करके गुलाम मुस्तफा जतोई साहब जो है उनको बनाया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और पंजाब में नवाज शरीफ साहब जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे। और फिर इलेक्शन हुआ, और इस दौरान में जनरल असद दुरानी जो है उनको ISI का सरबराह मुकर्रर किया गया, और उन्होंने कुछ सियासी जमातें जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी उनमें हुकूमत तकसीम की, और इस तरह से जो नवाज शरीफ है उनको अक्सरियत दिलवाई गई, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन फिर बाद में हालात ऐसे पैदा हुए कि नवाज शरीफ साहब ने असेंबली जो है उसको डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया, और फिर 1993 में इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो साहब को अक्सरियत मिल गई, वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब जब बेनजीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन गई, उनको ये पता चल चुका था कि मेरे साथ 1990 में क्या हुआ। उनके वजीर दाखिला थे मेजर जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह खान बाबर साहब। तो नसीरुल्लाह बाबर साहब जो है वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल वहीद काकड़ साहब, वो उनके पास गए और उनको बताया जी कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि कुछ फौजी अफसरान जो हैं 1990 में उन्होंने धांधली की थी, और हम उसकी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा हम कार्रवाई नहीं करेंगे, आप इस पे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन करें। तो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब वो जो असद दुरानी साहब थे जिन्होंने 1990 में बतौर DG ISI बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी है उसको आइसोलेट करने के लिए, उसको हराने के लिए सियासतदानों में पैसे बांटे थे, धांधली कराई थी, तो वो रिटायर हो चुके। पीपल्स पार्टी ने क्या किया कि पीपल्स पार्टी ने उनको जर्मनी में एम्बेसडर लगा दिया, और उसके बाद जो FIA है उसने असद दुरानी साहब से कहा कि जनाब ये आपने तो 1990 में धांधली की थी, हम इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, और हमने आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ से भी पूछ लिया, तो जरा अपना एक स्टेटमेंट दें। अब क्योंकि वो एम्बेसडर बने हुए थे जर्मनी में, उन्होंने नौकरी बचानी थी, तो उन्होंने जनाब एक हल्फिया बयान लिख के दे दिया जनरल नसीरुल्लाह बाबर को, और उसमें उन्होंने लिख दिया कि बतौर DG ISI मैंने 1990 के इलेक्शन में किन किन सियासतदानों को डोनेशन दी, यानी कि जो रकम दी गई वो डोनेशन के नाम पे। और उसके बाद जो नसीरुल्लाह बाबर साहब हैं उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कौमी असेंबली के जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने एक तकरीर कर दी और कहा जी ये देखिए मेरे पास एफिडेविट है असद दुरानी का, और उसने बताया है कि जी 1990 के इलेक्शन में धांधली हुई थी। अब ये जो तकरीर थी कौमी असेंबली में, ये नसीरुल्लाह बाबर साहब ने की 1996 में, जब उनको पता चला कि अब दोबारा हमारी हुकूमत जो है उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू हो चुकी है और हमें निकाला जाएगा, तो उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पे एक काउंटर एक्शन किया और तकरीर की और कहा जी कि हमारे खिलाफ ISI ने 1990 में हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की थी। तो जब उन्होंने वो तकरीर की तो जो एयर मार्शल असगर खान है जो कि तहरीक इस्तकलाल के सरबराह थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर दी, और उस पिटीशन में उन्होंने कहा जी कि ये नसीरुल्लाह बाबर साहब ने जो तकरीर किया इसकी रोशनी में जनरल असलम बेग और असद दुरानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इस तरह जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे सजाद अली शाह साहब, उन्होंने एक प्रोसीडिंग शुरू की, फिर वो रिटायर हो गए या उनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया, और फिर सईद उस्मान सिद्दीकी साहब आए, फिर ये मामला जो है ये कई साल तक इसी तरह चलता रहा, और फाइनली 2012 में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने फिर असर खान केस में फैसला लिखा। ये बड़ा अहम फैसला है, और मैं इसके बारे में इतनी डिटेल आपको क्यों बता रहा हूं कि इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुझे भी बुलाया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो जजमेंट है असगर खान केस में, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें एक तो ये बताया गया है कि ये जो हमारी जो पाकिस्तान की
की सियासत में जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार है ये शुरू कैसे हुआ है। तो इसमें उन्होंने बताया कि जी 1975 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो वजीर आजम थे तो उन्होंने ISI के अंदर एक पॉलिटिकल सेल कायम किया और ISI को चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर के मतहत कर दिया। तो इस तरह फिर ISI का सियासी इस्तेमाल शुरू हुआ क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का जवाबदेह था। लेकिन बाद में साफ नजर आता है कि ये जो ISI है ये समटाइम्स प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर भी बहुत कुछ करती रही है। असद दुरानी साहब ने जो हल्फिया बयान दिया वो एक दफा नहीं दिया, उन्होंने वो हल्फिया बयान 2-3 दफा दिया और फिर 2012 में उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए तो मजीद बहुत कुछ बताया। अब जरा देखें जो इस जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। ये जो मैं भी बता रहा हूं आपको, इस जजमेंट में मीर अफजल खान जी एक चीफ मिनिस्टर होते थे KPK के, तो उनको असद दुरानी साहब ने अपने कुछ अफसरों के जरिए 1 करोड़ रुपया दिया। नवाज शरीफ साहब को 1990 में 25 लाख रुपया दिया और फिर बाद में बताया गया कि 1993 में भी उनको पैसे दिए गए और वो 35 लाख थे। एक जनरल रफाकत साहब होते थे, उनके जरिए मीडिया में पैसे तकसीम किए गए 56 लाख रुपए। 1990 के इलेक्शन में IGI को सपोर्ट करने के लिए 56 लाख रुपए जनरल रफाकत के जरिए सहाफियों में तकसीम किए गए, मीडिया हाउसेज में तकसीम किए गए। तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट है और ये असगर खान केस जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस जजमेंट की अहमियत ये है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उन्होंने बहुत ही इसमें डिटेल्ड बहस किया है कि सियासत में फौज कैसे मुदाखलत करती है और पार्लिमानी जमहूरियत जो है ये पाकिस्तान में क्यों कमजोर हुई है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए। अच्छा, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा है जी कि ISI और MI may perform their duties as per the laws to safeguard the borders of Pakistan or to provide civil aid to the federal government, but such organizations have no role to play in the political activities, politics, formulation of or destabilization of political governments, nor can they facilitate or show favor to a political party or group of politicians individually in any manner which may lead in his or their success. The armed forces have always sacrificed their lives for the country to defend any external or internal aggression for which it being an institution is deeply respected by the nation. ये कहने के बाद उन्होंने कहा the armed forces in charge of their functions seek intelligence and support from ISI MI and on account of security threats to the country on its frontiers or to control internal situations in aid of civil power when called upon to do so. However, ISI, MI or any other agency like IB have no role to play in political affairs of the country, such as formation or destabilization of government or interfere in the holding of honest, free and fair elections by the Election Commission of Pakistan. And if involved, they are liable to be dealt with under the constitution and the law. और आगे जाके फिर उन्होंने कहा जी हुकूमत से कि आप असलम बेग साहब और असद दुरानी साहब जो फौज से रिटायर हो चुके हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें और वो सियासतदान जिन्होंने ISI से पैसे लिए उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। लेकिन ये जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की इस पे अमल दरामद ना हुआ तो सियासत में जो सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज है इनका किरदार खत्म हो जाएगा और फिर किसी इलेक्शन से पहले कोई पोलिटिकल पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांगेगी और फिर अगर कोई जज जो है वो इस तरह की कोई जजमेंट लिखेगा तो उसके खिलाफ कोई रेफरेंस भी फाइल नहीं होगा और उसको जलील और रुस्वा करने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब के लिए कि फैजाबाद धरना केस की जजमेंट जो उन्होंने खुद लिखी थी 2019 में उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो उस पर अगर वो अमल दरामद करवा दे तो जो अगला इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि 8 फरवरी 2024 को होगा तो वो फेयर एंड फ्री हो सकता है।